नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम रुधिर परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ रहे थे। दोस्तों, अगर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात की जाए तो आपको दिख रहा है कि हमने रुधिर परिसंचरण तंत्र के भाग अर्थात ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, या फिर कह सकते हैं रुधिर परिसंचरण तंत्र में कौन कौन से पार्ट भाग लेते हैं, उनको कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। जो हमारा रुधिर संपूर्ण शरीर में परिसंचरण करता रहता है, परिवहन करता रहता है, उसमें उस परिवहन में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, तो आज हम उन अंगों को एक एक से क्रमबद्ध रूप में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, पहला जो अंग रहता है, पहला अंग रहता है हमारा हृदय या हार्ट, हृदय या फिर हार्ट। दोस्तों, हम सबसे पहले हृदय के बारे में समझेंगे, हार्ट के बारे में समझेंगे, मतलब हम दिल की बात करेंगे। आप इस बात को याद रखना कि जो हृदय और हार्ट है या दिल है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस हृदय, इस दिल के माध्यम से बॉलीवुड ने करोड़ों अरबों की संख्या में, करोड़ों अरबों की संख्या में रुपए कमाए हैं, करोड़ों अरबों रुपए कमाए हैं। कैसे? जैसे कि इस दिल के ऊपर कई गाने बने हुए हैं। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं, तो फिर नहीं सुनता इसका मतलब दिल ब्लड पंप नहीं कर रहा है। दिल आजकल मेरी सुनता नहीं। और गाने हैं, दिल पे पत्थर रख के मैंने मेकअप कर लिया, सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया। तो ये भी गाना चलता है दिल पे। दिल पे एक गाना और है, दिल दे दिया है जान भी देंगे, दगा नहीं करेंगे सनम। ऐसे दिल पे बहुत सारे गाने हैं। कई मूवियाँ भी दिल पे बनी हुई हैं, जैसे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, DDLJ। तो इस प्रकार से आप जानते हैं कि ये दिल कितनी नाजुक चीज़ है, बड़े आराम से कभी भी टूट जाता है। दिल बहुत नाजुक चीज़ है और इसको संभाल के रखना पड़ता है। तो दोस्तों, क्या होता है, दिल बहुत इम्पोर्टेंट होता है, अर्थात हृदय को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक और टॉपिक है, जैसे कि रुधिर नलिकाएं। रुधिर नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे कि हमने जिसमें रुधिर बहता है, जिन नलिकाओं में रुधिर बहता है उन्हें हम रुधिर नलिकाएं कहते हैं। उनमें से कौन कौन सी हो जाएंगी? धमनी और शिराएं। धमनी और शिराएं क्या होती हैं? रुधिर नलिकाएं होती हैं दोस्तों। इसके पश्चात हमारा तीसरा रहेगा रुधिर। रुधिर मतलब रक्त, अर्थात ब्लड। ब्लड खुद इसमें भाग लेता है रुधिर परिसंचरण तंत्र में। ये तीन अंग हैं, ये तीन चीजें हैं जो भाग लेती हैं। कौन कौन सी हैं? एक हृदय हो जाएगा, मतलब दिल हो जाएगा। दूसरा रुधिर नलिकाएं जो धमनी और शिराएं होती हैं, और रक्त केशिकाएं, इनको हम रुधिर नलिकाएं के नाम से जानते हैं। और तीसरा कौन सा हो जाएगा? रक्त और रुधिर खुद हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपने बताया कि हृदय है, जो दिल है, बहुत ही नाजुक चीज है। इसका डायग्राम हमने बनाने की कोशिश की है दोस्तों। जैसा कि आपको दिख रहा है कि हमारा ये दिल है, 4 भागों में विभाजित हो जाता है। जब हमारा ब्रेकअप होता है तो हमारा दिल टूट जाता है। टूट जाता है मतलब 4 भागों में विभाजित हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हृदय 4 भागों में पहले से ही विभाजित रहता है, मतलब हृदय 4 कोष्ठीय होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मानव हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो मानव हृदय 4 कोष्ठीय होता है। कितने कोष्ठीय होता है दोस्तों? 4 कोष्ठीय होता है मानव हृदय। तो इस प्रकार से आपको दिख रहा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मेढक का हृदय कितने कोष्ठीय होता है, तो मेढक का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? 3 कोष्ठीय। इसको याद कैसे रखेंगे? जैसे कि आपको पता है कि मेढक का जो आकार होता है वो टेम्पू के समान होता है। आगे ऐसे निकला रहता है
टेम्पो, और पीछे से चौड़ा रहता है, आगे से पतला। ऐसे ही मेढक होता है, आगे से पतला सकरा सा रहेगा, पीछे चौड़ा रहेगा। ऐसा ही टेम्पो होता है। टेम्पो में कितने पहिए होते हैं? 3 पहिए होते हैं। इसी प्रकार मेढक का आकार होता है, तो मेढक के दिल में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। दोस्तों हम बात कर रहे थे कि मनुष्य का जो हृदय है, जो दिल है, 4 कोष्ठीय होता है। 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं? एक तो दायां आलिंद होता है और दूसरा बायां आलिंद। जैसे कि हमारा ये हृदय यहाँ पर है, तो दाएं साइड का जो ऊपरी भाग होगा उसे दायां आलिंद कहेंगे, और जो बाएं साइड का जो ऊपरी भाग होगा उसको हम क्या कहेंगे? बायां आलिंद कहेंगे। तो इस प्रकार से ये दोनों ऊपरी भाग दायां आलिंद और बायां आलिंद होते हैं। दोस्तों इसके पश्चात हम देखते हैं कि निचला वाला भाग जो दिल का होता है, जो निचला वाला भाग होता है उसे हम निलय कहते हैं। निचले वाला भाग जो दायां भाग होगा उसे दायां निलय कहेंगे, और जो निचला वाला भाग बायां निलय होगा उसे बायां निलय कहेंगे। तो इस प्रकार से दायां निलय और बायां निलय 1 2 3 4 भागों में हमारा हृदय विभाजित रहता है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि जैसे ही आप जानते हैं कि हमारा जो हृदय है वो ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। पंप करने की क्यों आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमारा जो ब्लड है किस में बहता है? पाइप में, मतलब धमनी और स्राव के नाम की 2 पाइप में हमारा ब्लड बहता है। और जो पाइप में ब्लड बहता है उनमें बहने के लिए कोई ना कोई एक मोटर चाहिए। मोटर कौन सी? जो पानी वाली मोटर रहती है, जो पंप करती है। वैसे ही पनडुब्बी की तरह हमें मोटर चाहिए, तो वह पनडुब्बी की तरह मोटर का कार्य कौन करता है? हमारा दिल करता है, जिससे हमारा जो ब्लड है वो सर्कुलेट बना रहता है और गति में बना रहता है। दोस्तों जो हमारे शरीर का ऊपरी भाग होता है, हमारे हृदय यहाँ होता है, हृदय से जो ऊपरी भाग होता है, मतलब ऊपर का भाग होता है, उन सभी भागों से जो ब्लड आता है वो हमारे सुपीरियर वेना कावा में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? सुपीरियर वेना कावा। इसी सुपीरियर वेना कावा के माध्यम से जो ऊपरी भाग से जो ब्लड आता है वह किस में प्रवेश कर जाता है? वह दायां आलिंद में प्रवेश कर जाता है। कहाँ कर जाता है? दायां आलिंद में। और नीचे से जो ब्लड आता है, नीचे से यहाँ ब्लड आएगा तो यहाँ पर इसका पाइप यहाँ पे खुलेगा। कहाँ खुलेगा? यहाँ, क्योंकि ये 3D चित्र है। ये डायग्राम कैसा है? 3D डायग्राम है। तो इसका ये ब्लड यहाँ पर निकलेगा, तो हमारा ब्लड जो कहाँ पे आ जाएगा? दायां आलिंद में। तो आप जानते हैं कि हमारा दिल धक धक करता है, और दिल जैसे धक धक करता है, क्यों करता है? क्योंकि हमारे जो हृदय में है संकुचन और शिथिलन की क्रिया होती है। किसकी होती है? संकुचन और शिथिलन की। एक बार संकुचन यहाँ होगा तो इस प्रकार से जैसे ही यहाँ संकुचन होगा तो जो ट्राइकस्पिड जो बाल्ब होते हैं वो खुल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। और जैसे ये बाल्ब खुल जाएंगे तो ब्लड कहाँ आ जाएगा? दायां निलय में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? दायां निलय में ब्लड आ जाता है। जैसे ही हमारा ऊपरी भाग दायां आलिंद संकुचित हुआ तो इस प्रकार से ये जो ट्राइकस्पिड त्रिदलीय कपाट हैं वो खुल जाते हैं, और खुल जाएंगे क्योंकि प्रेशर पड़ेगा और तो खुलेंगे तो ब्लड कहाँ पर आ जाएगा? ब्लड हमारा इसमें दायां निलय में आ जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा ऊपर का भाग जैसे ही संकुचित हुआ तो हमारे नीचे का भाग क्या हो जाता है? शिथिलन हो जाता है। शिथिलन मतलब क्या होता है? फैलाव हो जाता है इसमें। और इसके पश्चात फिर ऊपरी भाग हमारा शिथिलित होगा, मतलब इसका शिथिलन होगा, तो हमारा निचले वाला भाग क्या होगा? हमारे निचला भाग में संकुचन होगा। निचले वाले भाग में संकुचन होगा तो जो दायां निलय में ब्लड है तो इस प्रकार से यह कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी धमनी में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पल्मोनरी धमनी। तो पल्मोनरी धमनी में जिस प्रकार से ब्लड जा रहा है और आप देख रहे हैं कि यह ब्लड इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है, ऑक्सीजन नहीं है, इसलिए हम इसे अशुद्ध ब्लड के नाम से जानते हैं। अशुद्ध ब्लड का मतलब ये नहीं कि ये गटर वाला ब्लड है। अशुद्ध का मतलब ये है कि इसमें CO2 की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन की मात्रा नाम मात्र की है। तो इस प्रकार से यह ब्लड कहाँ जा रहा है? यह ब्लड हमारे फेफड़ों के पास जा रहा है। फेफड़ों के पास क्यों जा रहा है? क्योंकि हृदय जैसे ही इस ब्लड को पंप करेगी तो हमारे ऊपरी भाग फेफड़ों के पास
पास जाएगा और ऊपरी भाग फेफड़ों के पास जाएगा, तो वहां से ये इसको ऑक्सीजन प्राप्त होगी। कैसे होगी? जैसे हम ब्रीदिंग या ब्रीदिंग की क्रिया करते हैं या सांस लेते हैं, तो हमें क्या होता है कि ऑक्सीजन प्राप्त होती है। हम सांस में क्या लेते हैं? अंदर की ओर ऑक्सीजन लेते हैं और निकालते क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार से हमारी जो ऑक्सीजन लंग्स तक अर्थात फेफड़ों तक आ जाती है, तो यहाँ से बहुत महीन धागों के समान छोटी छोटी रक्त केशिकाएं पाई जाती हैं, जो इससे क्या ले लेती हैं? फेफड़े से ऑक्सीजन ले लेती हैं और ऑक्सीजन लेकर कार्बन डाइऑक्साइड को लौटा देती हैं। और फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेने के बाद यहाँ से ब्लड शुद्ध हो जाता है। शुद्ध मतलब कि इस ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो जाती है और फिर यह ब्लड हम इस पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से किस में आता है? बायां आलिंद में आता है। दोस्तों, जैसे आपने कहा था कि ऊपर का भाग जैसे संकुचित होता है तो इसका ब्लड इसमें आता है, और जो बायां आलिंद में ब्लड आ गया है तो इसका ब्लड किस में आएगा? बायां निलय में आएगा, क्योंकि यह संकुचन के पश्चात ब्लड इसमें आ जाएगा बायां निलय में। तो यह प्रक्रिया चलती रहेगी। फिर नीचे का भाग संकुचित होगा, फिर ऊपर का भाग संकुचित होगा। तो इस प्रकार से हमारा हृदय पहले संकुचित फिर शिथिलन, संकुचन शिथिलन होता रहता है। इसी प्रकार से हमारे हृदय की धड़कन बनती है। जो हमारा हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार धड़कता है, वह संकुचन और शिथिलन के माध्यम से ही धड़कता है। अर्थात हमारे हृदय में लव डव की जो संकुचन प्रक्रिया होती है, जो आवाज आती है, वह संकुचन शिथिलन के माध्यम से ही आती है। तो इस प्रकार से ब्लड हम पंप क्यों करते हैं? क्योंकि ब्लड को ऊपर मस्तिष्क तक चढ़ाने के लिए हमें कोई ना कोई पनडुब्बी या मोटर चाहिए होती है। तो वो पनडुब्बी और मोटर का कार्य कौन करता है? हमारा हृदय करता है, और ये पंप करने का काम करता है। तभी तो हमारे सिर तक, लंग्स तक और हमारे पूरे शरीर में क्या ब्लड संचारित होगा, उसका परिवहन तभी हो पाएगा। इसलिए हमारे हृदय के बारे में अभी डिटेल से समझने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में डिटेल से समझाएंगे और पूरे एक एक भाग के बारे में समझाएंगे। अभी तो केवल हमने एक सामान्य सी चर्चा की है कि हमारा हृदय, हमारा जो दिल है, वो कार्य कैसे करता है और कैसे अपने दैनिक क्रियाओं को सुचारू रूप से क्रियान्वित करता है। तो इस प्रकार से अब हम सबसे पहले आपको हृदय समझेंगे, अर्थात हार्ट या दिल के बारे में समझेंगे। उसके बाद रुधिर नलिकाओं के बारे में समझेंगे। रुधिर नलिकाएं मतलब हमारी धमनी और शिराओं के बारे में समझेंगे। इसके पश्चात हम एक एक करके फिर रुधिर या रक्त, ब्लड के बारे में समझेंगे।